पैसे नहीं मिले तो हम मर जाएंगे। बॉरकोट में जाऊँगा तो बॉरकोट के लोग जिन जिन लोगों से हमने पैसे ले रखे हैं वो लोग नहीं छोड़ेंगे। हमें अगर पैसा ना मिले हम तो जहर खा के मर जाएंगे। हम चार हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, हम दोनों मियाँ बीवी। अगर हमें नहीं पैसा ना मिले तो हम जहर खा के मर जाएंगे। पैसे मेरे और ना मकान चाहिए ना ज़मीन चाहिए मेरे को, बस मेरा पैसे दे दे, बस यही है मेरे उम्मीद। नहीं तो नहीं दे देंगे तो मेरे दोनों बच्चे और मेरा पति पत्नी भी सब मर जाएंगे। हम मरने के अलावा और कुछ नहीं हमारे रास्ता। चेक दे रखा स्पा सेंटर की आड़ में महिला ने युवक को बनाया शिकार, फिर धीरे धीरे लगा डाला लाखों का चूना। युवक को झांसे में लेकर जमीन का दिया लालच, फिर जो हुआ उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी बोला नागटिबा पर दिला रही जमीन, कभी बोला प्रेमनगर में दिला रही मकान, और हड़प डाले लाखों रुपए। लेकिन आज तक ना तो मकान दिखा ना ही जमीन। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले सुने युवक की मुंह जबानी। यादव गोरी। कहाँ से हो? बॉरकोट से। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ कि मैं एक दिन लॉकडाउन से पहले मैं देहरादून आए थे, तो देहरादून में एक लड़की मिली जो स्पा सेंटर में काम करते थे। उनके साथ बात हुई, बात होने के बाद मैं अपने घर चले गए। उसके बाद ये लड़की ने एक बार मुझे फ़ोन करा, जी भाई आप एक बार मिल सकते हो, मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे। मैंने बोला क्यों भाई? बोला कुछ ज़मीन के बारे में बात करनी है आपसे। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मिल लेंगे। तो उनके साथ शालिनी, शिवांशी और हेमराज सिंह से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हें ज़मीन दिलाएंगे। मैंने बोला कि भाई चलो ज़मीन दिलाओगे तो कितने का ज़मीन है? उन्होंने बोला कि 13.5 लाख की ज़मीन है। ठीक है, उससे पहले मेरे से ये लोगों ने मेरे से 2.5 लाख करीबन उधार लिए थे। 2.5 लाख लेने के बाद मैंने बोला अपना पैसा वापस कर दीजिए, मुझे अपना पैसे चाहिए। तो उन्होंने नहीं दिया। तब तक उस टाइम हो गया था लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में मैं आ नहीं पाए। तो जब लॉकडाउन खोली तो इन्होंने फ़ोन करता रहा हमें, बोले बेटा जो 13.5 लाख की ज़मीन है वो है विजय नाम की एक आदमी है, मेरा दोस्त है, उनका ज़मीन है। तो उन्होंने बोल रखा कि भाई थोड़ा थोड़ा करके दे देना, जब पूरा 13.5 लाख आ जाएगा तो तुम्हारे नाम से हम ज़मीन रजिस्ट्री करा देंगे। ठीक, एक दिन उन ज़मीन वाले का मेरे पास फ़ोन आया कि बोला कि बेटा मेरे लड़की एडमिट है हॉस्पिटल में, मेरे को 80,000 रुपये चाहिए। तो सुबह करीबन 11 बजे उन्होंने फ़ोन किया था। मैंने बोला ये नंबर किसने दिया? तो उन्होंने बोला कि मैं हेमराज, शालिनी और प्लस शिवांशी से नंबर लेके आपको मैंने फ़ोन करा। मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैंने ये बोला कि भाई चलो 80,000 तो मैं दूंगा, लेकिन मेरे को ज़मीन पहले दिखाना पड़ेगा। पर उन्होंने बोला कि भाई ज़मीन मैं दिखाऊंगा, कब आओगे? मैंने बोला हमारा यहाँ संडे का छुट्टी होता है तब आ पाऊँगा। तब एक दिन मैं गया था वहाँ, तो मैं मोसरी चौराहे पे जाके रुका हुआ, मैं फ़ोन लगाया विजय नाम की आदमी से। तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं अपनी लड़की के घर आ रखा हूँ, मैं आ नहीं पाऊँगा। तो मैं इनको फ़ोन करा हेमराज को, हेमराज और सोनाली क्या शिवांशी प्लस वो शालिनी, इन्होंने बोला कि भाई अपने बच्चे को भेज रहा हूँ। बच्चे ने बोला कि भाई को भेज रहा हूँ। शिवांशी ने बोला कि मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ, भाई का नाम है देबू। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, भेज दो। मैं ज़मीन देखने के लिए रुका हुआ था करीबन 3 से 4 घंटा। तो 4 घंटा रुकने के बाद तो कोई आया नहीं। फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने बोला देखो ऐसा करो कि मेरे को ना ज़मीन दिखा रहे, तो एक काम करो मुझे स्टाम्प पेपर में लिख के दे दो कि भाई इतने लाख रुपए हमने दे रखा है। ठीक, इन्होंने ना स्टाम्प पेपर में लिखाया और ना मेरा पैसा वापस कर रहे हैं। ठीक, इनके बाद एक बार फ़ोन आया मेरे पास, तो बोला कि भाई 13.5 लाख जब तक ना आए तब तक तुम्हारे नाम से रजिस्ट्री नहीं होगा। फिर 13.5 लाख के चक्कर में मैंने फिर पैसा मैं देता रहा। फिर उन्होंने बोला कि 15 दिसंबर को 15 या 16 दिसंबर को तुम्हारा रजिस्ट्री हो जाएगा। फिर मैं 15-16 दिसंबर को मैंने 1 से 1.5 लाख रुपये और दिए। ऐसे देते करीबन 18 लाख रुपये हमने दे दिए। एक दिन मयंक नाम का एक लड़का, तो उनका फ़ोन आया था, जो बोला कि माधव भाई ऐसे है 18 लाख में मकान नहीं मिलेगा, 18 लाख में मकान नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला ऐसा है, मेरे को मकान नहीं चाहिए, मेरे को अपना पैसा वापस कर दो। तो उसी बीच शिवांशी ने बोला कि प्रेम नगर में मैंने एक जो मकान देख रखा है, 4 रूम सेट है, 4 रूम है, तो मकान है वहाँ प्रेम नगर सैनिक कॉलोनी में है। तो उन्होंने ये बोला, इसीलिए मैंने बोला कि चलो मकान तो मिल रहा। मैंने अपने परिवार को भी बोला जी भाई वो ज़मीन की जगह वो मकान दिला रहे। तो
एक दिन बोला कि भाई चलो ठीक है, वो मियाँ बीवी एक दिन आ जाओ हम ज़मीन देखने। मैंने बोला चलो ठीक है हम आ जाएंगे संडे को। पर हम दोनों मियाँ बीवी गए थे, पर हम प्रेम नगर में करीबन 5 बजे, वहाँ 5 बजे चले गए थे। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया तो फ़ोन उठाया शिवांशी ने ये बोला कि भाई मैं तो अपनी मामा के घर हूँ तो मैं आ नहीं पाऊँगा, तो मेरे भाई को भेज रहा हूँ, देबू वर्मा को। मैंने फिर देबू को फ़ोन लगाया, देबू ने बोला माधव भैया मैं आ रहा हूँ, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। तो ऐसे बोलते बोलते मैंने बहुत बार फ़ोन लगाया, उन्होंने यही ड्रामा दिखाया कि भाई मैं आ रहा हूँ। तो आ रहा हूँ बोल के करीबन 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैं वहाँ खड़ा रहा, पर कोई नहीं आया जो मकान दिखाने। हम दोनों मियाँ बीवी फिर हम वापस आए गए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पैसा वापस, वो लोग वापस मेरा पैसा वापस कर दे, क्योंकि मुझे अपना पैसे चाहिए, ना मकान चाहिए ना ज़मीन चाहिए। वो लोग हमें धमकी भी दे रहे कि मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा, ठीक है। और मैं हाथ जोड़ भी कर रहा हूँ उनको, और उनका हाथ पैर पकड़ रहा हूँ, जो मेरे पैसे वापस दे दो। मैं लोगों से कर्जा ले रखा हूँ, लोग मुझे नहीं छोड़ रहे, मैं क्या करूँ आप लोग बताइए। इसकी शिकायत आपने कहाँ करी? मैंने कहाँ करी, SSP साहब से बात मिली। SSP साहब ने थाना को गरीकंड में आ रखा हूँ। थाना गरीकंड वालों ने बोला ये तुम्हें पैसा मिल जाएगा, उनको भी बुला रखा है, उनके सामने बात हुई है। मेरा विश्वास है, पुलिस वालों के ऊपर विश्वास है, वो मेरा पैसा वापस दिलाएगा। और पत्रकारों से भी मेरा भरोसा है जी ये लोग मेरा पैसा वापस कराएगी। वो लोग सारे के सारे गिरे हुए हैं, ठीक है। वो लोग धंधा करती है, ठीक, लेकिन ये लोग हमें धमकी दे रहा कि तुम्हें जेल भेजूँगा। अब आप लोग बताइए हम क्या करें, हमें पैसे नहीं मिले तो हम मर जाएंगे। बोरकोट में जाऊँगा तो बोरकोट के लोग जिन लोगों से हमने पैसे ले रखे हैं वो लोग नहीं छोड़ेंगे। टोटल कितना पैसा? टोटल करीबन 32 से 35 लाख रुपए हो गए। हमने कर्जा ले रखा 32 लाख रुपए। नगद कितने? नगद तो बहुत देर, नगद की तो कोई बात ही नहीं है। नगद का वो नहीं बोला कि कहाँ दिए नगद। हमें कुछ हो गया कौन जिम्मेवारी लेंगे। हम आज 10 दिन से वहाँ होटल में पड़े रहे। होटल का किराया 1000 रुपये, पर डे 1000 रुपये, खाना पीना 200 रुपये के आदमी का। अब बताइए हम क्या करें, ना घर जा पा रहे ना होटल के रह पाए, हमारा जेब में 1 रुपये भी नहीं है। बताइए हम क्या करें। हम ऊपर जाए बोरकोट जाए तो लोग नहीं छोड़ेंगे। हम कहीं के रहने रहे, हमें कुछ भी हो सकते हैं। दरअसल मामला 2019 का है, जिस दौरान बड़कोट निवासी यादव गौरी देहरादून में एक निजी काम से आया था, जिसके बाद GMS रोड स्थित एक स्पा सेंटर में अपनी थेरेपी करवाने गया और उसी सेंटर में कार्य करने वाली एक युवती से मुलाकात हुई। कुछ समय बाद पूरे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू होता है और पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है और उसके बाद शुरू होता है असली खेल। लॉकडाउन के दौरान कार्य बंद होने के कारण युवती स्पा सेंटर जाकर युवक का नंबर एंट्री रजिस्टर से निकाल लेती है और युवक को मैसेज करती है कि एक जरूरी बात करनी है और मुझे कॉल करे। लड़की बोलती है कि कुछ पैसे उधार दे दो, कार्य बंद हो रखा है, मैं कुछ समय बाद वापस कर दूंगी। युवक ने भी दया भाव दिखाकर 5000 रुपए गूगल पे कर दिए, जिसके बाद युवती ने कुछ और पैसे उधार की बात की और 2,50,000 रुपए ले लिए। जब युवक ने पैसे वापस लेने की बात कही तो युवती और उसके परिजनों ने कहा कि पैसा वापस नहीं दे पाएंगे, हम आपको नागटिवा पर जमीन दिला देते हैं, जिसके लिए आपको कुछ और पैसे देने होंगे। और बताया कि जमीन विजय नामक युवक की है। लेकिन जब युवक जमीन देखने गया तो जमीन दिखाने को कोई नहीं आया। उसके बाद जो जमीन के लिए 13 लाख रुपए दिए तो युवती ने कहा कि हम जमीन के बदले प्रेमनगर में एक मकान दिलवा देते हैं और मकान की कुछ तस्वीरें भेज दी। लेकिन भगवान जाने किसके मकान की तस्वीरें भेजी होंगी और महादेव नामक युवक से ऐंठ लिए 32 लाख रुपए और पेमेंट अकाउंट टू अकाउंट भेजी गई, जिसके स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इतना ही नहीं, युवती द्वारा समय समय पर व्हाट्सएप के माध्यम से युवक को अपनी नग्न तस्वीरें भी लुभाने के लिए भेजती रही। युवक और उसकी पत्नी हताश निराश होकर देहरादून SSP कार्यालय पहुंची और सहायता की गुहार लगाई और गिरोह का पर्दाफाश करने की मांग की। SSP महोदय ने तुरंत गढ़ीकैंट थाने को मार करके प्रभारी निरीक्षक से जांच के लिए कहा, जहां पीड़ित पक्ष ने अपने बयान दर्ज किए। मेरा साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मतलब ज़मीन के मकान के चक्कर में। शुरू में हम पैसे देते रहे और मेरे को सब कुछ पता था। जब मेरा पति गूगल में पैसे भेज रहे, मैं लोगों से कर्जा ले के दिया। लड़की से बात भी होते रहती थी, बोला दीदी मेरे को मकान के लिए पहले पैसे पूरा दे दो, मैं तुमको तब रजिस्ट्री। कई बार देहरादून भी बुलाया, हम आए भी, फिर चले गए वापस। इंतज़ार कर के थक गए सीधे, तब नहीं आया।
फिर रजिस्ट्री करने के लिए भी बुलाया, फिर नकली एक कागज़ थमा के दे दिया, बोला रजिस्ट्री भी नहीं कराया। मैं मकान के चक्कर में मेरे जेवर जुवर सारा बेच दिया मैंने, सब कुछ मेरे पास, औरों से भी कर्जा लिया। मेरे को सब विश्वास करके पैसे दिया जो चल उसका मकान ले रहे देहरादून में, सब अच्छा मानते मेरे को। बरकोट में ना मैं जहाँ रहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। इसके बाद मेरे को पैसे मेरे और ना मकान चाहिए ना ज़मीन चाहिए, मेरे को बस मेरा पैसे दे दे, बस यही है मेरे को उम्मीद। नहीं तो नहीं दे देंगे तो मेरा दोनों बच्चे और मेरा पति पत्नी भी सब मर जाएंगे। हम मरने के अलावा और कुछ नहीं हमारे रास्ता। मेरे पास सबूत भी है सब कुछ, जो मैंने इतना पैसे दे रखे और जिन लोगों को चेक दे रखा वो लोग, और जो लोगों ने चेक दे रखा उनको वो बोल रहे मेरे को जो तुमको जेल भेज दूंगी, तुम हमारे पैसे नहीं दोगे तो मैं किधर जाऊँ, ना घाट की रही ना कहीं की, ना कर्जा भी ले रखा, दुकान भी बंद है। हमें एक हफ्ते से देहरादून पा रहे हैं सीधे। दोनों बेटे के बीच, दोनों बेटे को भी छोड़ रखा मैंने, बच्चों का पेपर भी है आज से मेरे बेटे की, और अकेला छोड़ रखे हम दोनों देहरादून पड़ा है। मौत के अलावा पहले इनको इस 6 को जेल भेज देगा ना, तब मेरे को थोड़ा ही वो होगा। जेल भेज के और उनकी मकान की कुर्की बना के मेरे को पैसे मिल जाए, मेरे को पैसे से देना चाहिए बस। थाना इंचार्ज ने बोला तो वो बयान दे दिया मैंने, बोला तो कोशिश करेंगे मतलब पैसे दिलाने की आपकी। पैसे दिलाएंगे हम तुम्हें, मकान पर। क्या बोल रहा है? दूसरा बस बोल रहे हैं पैसे नहीं देना है, जो कुछ करना है तो कर ले। कल ऐसे बोला, फिर वो 5.5 लाख ले ले और रपा दपा कर ले। मैंने बोला लोगों से तो मैंने 32 लाख कर्जा ही ले रखा, और तो 5.5 लेके मेरा क्या होगा। तब मैं सुबह से शाम तक थाने में बैठे रही, मैं बहुत परेशान हूँ। 50 लाख तो हमने, 18 लाख तो नगद दे रखा, 32 लाख तो मतलब ऐसे गूगल में भेज रखा स्टम्प पेपर में, जो सबूत है 32 लाख की सबूत है, और 18 लाख की जो है वो सबूत नहीं है मेरे पास। वहीं यदि बात करें युवती की, तो उसने भी एक तहरीर दी, एक स्माइल एंड स्पा सेंटर का जिक्र करा जहां नौकरी करती थी। वहीं पुलिस प्रशासन तथ्यों के आधार पर गहनता से जांच में जुटी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करती है, ताकि भविष्य में कोई अन्य ऐसे गिरोह का शिकार न हो सके। साथ ही पुलिस प्रशासन को स्पा सेंटरों का भी समय समय पर उचित जांच करनी चाहिए, ताकि अवैध कार्यों को अंजाम न दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड समाचार। इनका सहयोग हम पूरा करेंगे, जब तक इनका पैसा नहीं मिला हम इनके साथ खड़े रहेंगे। अभी हमने जो रिपोर्ट की है, पहले तो हम एसएसपी साहब के पास गए, वहाँ से घड़ी के थाने में हमें भेजा गया है, और यहाँ पे हमें पुलिस वालों के ऊपर, थाना इंचार्ज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इनके पैसे ज़रूर रिटर्न करेंगे, क्योंकि 50 लाख का मामला है और ये बहुत बड़ा गिरोह है। 6 लोग ये गिरोह में हैं, 3 औरतें हैं, 3 आदमी हैं, और इन्होंने कई लोगों को ऐसे चूना लगा रखा होगा, और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनमें। और जो इनका 18 लाख तो इन्होंने अपना नगद दे रखा है, और इन्होंने 32 लाख कागजों की कार्रवाई से दे रखा है। तो इन गिरोह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनका पैसा रिटर्न मिलना चाहिए। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे, इनके साथ हम खड़े रहेंगे। और ये लोग घर भी नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पे बड़कोट में मैं खुद देख के आई, मैंने लोगों को समझाया, लोगों के पैसे हैं, और लोग भी भाई बहुत बड़े विश्वास करते थे इनके ऊपर, जो लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी रकम दी कि भाई चलो इनका मकान बन रहा है देहरादून में। लेकिन इनके साथ बड़ा धोखा हुआ है, लोगों को बड़े मुश्किल से मैं समझा के आई हूँ, और लोगों को विश्वास भी है कि मिल जाएगा पैसा। लेकिन अगर पैसा नहीं मिलेगा, ये दोनों मियाँ बीबी और इनके बच्चे ये आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एसएसपी साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है वहाँ पे कि ये गिरोह बहुत तगड़ा है, इनके ऊपर कोई तगड़ी रणनीति बनाई जाए। ये खुलेआम धांधलेबाजी कर रहे हैं। अब देखिए वो लड़की यहाँ पे, ये जो भी गिरोह है यहाँ पे किशन नगर चौक पे हैं, रहते हैं शिवांशी राजपूत, और इनका धंधा ही है, इनका कोई भी और काम नहीं है।